तो दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपके सामने सुनाने वाला हूँ, उस कहानी का नाम है नीलम देश की राजकन्या। इस कहानी को जो लिखे हैं, उनका नाम है जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार जी ने ये कहानी जो लिखे हैं, उस पर हिंदी के बहुत सारे छंदों का प्रयोग हुआ है, बहुत बहुत सारे प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग हुआ है, बहुत सारे ऐसे ऐसे अलंकार का प्रयोग हुआ है जो इस कहानी को पेचीदा बना देते हैं। अगर मैं आपके सामने पेपर लेके लाइन बाय लाइन अगर पढ़ता चलूं, हो सकता है कि आपको बोरियत फील होने लगे। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आज जो कहानी का जो सार है, उस सार को मैं आपको पास सम्मुख रखने वाला हूँ। और जब मैं इस कहानी का एमसीक्यू आपके सामने लाऊंगा, तब एमसीक्यू को बताता चलूँगा और साथ ही साथ एमसीक्यू के साथ इस कहानी का क्या रिलेशन है, इसको भी मैं बताऊंगा, जिससे आपको आने वाले आगामी एग्जाम के लिए आपका हर एक प्रकार से इस कहानी का प्रिपरेशन जो हो जाएगा। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। देखिए, नीलम देश की कहानी जो शुरू होता है, वो एक ऐसे द्वीप से शुरू होता है जो एक नीलम का बना है। जैसे हम लोग अंगूठी में पत्थर पहनते हैं, कुछ पुखराज वगैरह जो पत्थर हम पहनते हैं, उसी तरह नीलम भी एक पत्थर होता है और उस पत्थर का जो है द्वीप बना हुआ है। इस द्वीप पर एक राजकुमारी रहती है और उनकी कुछ सखियाँ रहती हैं, किन्नर वालाएँ, गंधर्व वालाएँ, अप्सराएँ वालाएँ, ये सब उनके साथ रहती हैं। वहाँ पर महल 3 है। क्या क्या? एक हीरे का महल, एक पन्ने का महल और एक पुखराज का महल। इन महलों पर वे रहती हैं। राजकुमारी के पास किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ का कमी नहीं है। वो जब चाहे जो चाहे उसके पास वो सामने आ जाता है। वो अकेली नहीं रहती है, उनके सखियाँ भी उनके सामने हमेशा रहती है। राजकुमारी को अगर कोई भी दिक्कत होता है तो हमेशा सखियाँ उनके सामने रहती है। सखियाँ जो है दिन रात हर प्रहर उसके सम्मुख ही बैठी रहती है और हमेशा उनको कोशिश करता है कि राजकन्या जो है वो हंसी विनोद में पूरा जीवन जो है वो व्यतीत करे। इस तरह से उनका दिन जो है वहाँ पर बीतता है। सब कुछ सही रहता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जो राजकन्या है वो एक ऐसे माहौल में चला आता है और बहुत ही ज़्यादा दुखी होने लगता है। हर समय दुख भरी सिचुएशन में रहना, दुख का माहौल में रहना, और क्या होता है, ये सब देख के जो उनके सखियाँ होती है, सखियाँ को बहुत ही ज़्यादा खराब लगता है। उनको वही लगता है कि जैसे हम लोग राजकुमारी के पास रह रहे हैं, लेकिन फिर भी हम राजकुमारी को खुश नहीं रख पा रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, सखियाँ को भी लगता है कि नहीं, इस तरह से अगर हम राजकन्या के पास रहें, राजकुमारी के पास रहें, तो हम लोगों के लिए क्या अच्छा नहीं है। तो वे क्या करती है, एक दिन राजकुमारी के पास जाती है और पूछती है कि हे राजकन्या, आपके सम्मुख हम लोग रहते हैं, आपके पास तो हर एक प्रकार का सुख सुविधा है, फिर भी आप जो है दुखी क्यों रहती है? कुछ भी चीज़ अगर आप मांगते हैं तो आपके पास वो चीज़ आ जाता है, फिर भी आपका दुख का कारण क्या है? तो जो राजकुमारी रहती है वो कहती है अपने सखियों को कि हे सखी, आप लोग जो है, आप लोग मेरे लिए इतना कुछ किए हैं कि शायद कोई भी आदमी या हमारे माता पिता भी मेरे लिए उतना नहीं कर सकते। फिर भी ना जाने क्यों मेरा जो मन है इस जगह पर और आप लोगों के बीच लग नहीं पा रहा है। मेरा मन कहाँ जा रहा है? मेरा मन एक राजकुमार को ढूंढने के लिए जा रहा है। तब सखियाँ बहुत ही ज़्यादा अट्टहास हंसी हंसती है और वे कहती है कि हे राजकुमारी, ये जो द्वीप है, ये द्वीप 7 समुंदर पार का द्वीप है और यहाँ धरती से कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ पर आ नहीं सकता। तो आप जो राजकुमार का प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये व्यर्थ है। आपके लिए ये जो प्रतीक्षा है, ये एक व्यर्थपूर्ण चीज़ साबित होगा। तो आपको इस चीज़ को जो है छोड़ देना चाहिए और हमारे साथ हंसी खुशी से जीवन को व्यतीत करना चाहिए। लेकिन राजकुमारी जो है वो इस चीज़ को मतलब बहुत ही ज़्यादा गहराई से लेती है। राजकुमारी जो है इस गंधर्व बालाओं के बात को सुनकर एक आश्चर्य में पड़ जाती है कि कोई भी इंसान मेरे लिए नहीं बना है, कोई भी मेरे लिए नहीं है। तो वो कहती है अपने सखियों को कि नहीं, मेरे लिए कोई ना कोई आएगा, ज़रूर आएगा। तब सखिया समझ में आता है कि अब जो है राजकुमारी के अंदर जो है एक ज्वाला उत्पन्न हो रहा है। किस चीज़ का ज्वाला? यौवन का ज्वाला। जो हम उसको तृप्त नहीं कर सकते, उनको कौन तृप्त कर सकता है? ये राजकुमार ही तृप्त कर सकता है। और इस चीज़ को लेकर दोनों में क्या होता है, दोनों में एक मन मुटाव रहता है, राजकुमारी के बीच और उनके सखियों के बीच।
उनके सखियाँ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा कोशिश करती है कि किसी तरह राजकुमारी जो है हँसी विनोद में पूरा जीवन जो है व्यतीत करे। लेकिन क्या होता है, धीरे-धीरे जो राजकन्या का जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा ख़राब होने लगता है। तब ये उनके जो सखियाँ हैं वो ये सहन नहीं कर पाती है। तो एक दिन वो क्या होता है, वे जाके राजकुमारी से बात करती है कि देखिए, अगर आप इस तरह से रहते हैं तो हम आपके साथ क्या रह नहीं सकते। तब बहुत ही ज़्यादा कर्कश स्वर में राजकुमारी कहती है कि नहीं, हमें आप लोगों का प्रयोजन नहीं है। देखिए, इस कहानी में एक और चीज़ सामने आता है कि जब हमारे पास कोई चीज़ रहता है तब हम उस चीज़ का मोल नहीं करते हैं, लेकिन जब वो चीज़ हमारे पास से चला जाता है तब हम उसी चीज़ को ढूंढते फिरते हैं। इसी प्रकार इस कहानी में यहाँ पर भी हुआ है कि जब उनके पास सखियाँ थी तब उनका मोल उन्हें मालूम नहीं था, लेकिन अब क्या होता है, सखियाँ उनसे मुंह मोड़कर वहाँ से चली जाती है। अचानक एक रोज क्या होता है, राजकुमारी जी सोए हुए हैं। जब सो के उठते हैं तब उन्हें महसूस होता है कि मेरे सामने अब कोई सखिया है नहीं। पूरा तीनों महल वो ढूंढती रहती है। एक पन्ने का महल में वो जाती है, वहाँ भी कोई नहीं। हीरे के महल में जाती है, वहाँ भी कोई नहीं। पुखराज के महल में जाती है, वहाँ भी कोई नहीं। सिर्फ साए साए हवा जो है आसपास बह रहा है और कुछ नहीं आसपास। एक वीरान अंधेरा और वीरान सा जो एक मन में अशांति उनके मन में छाया रहता है। फिर भी कुछ दिनों तक उनका मन जो है इसी एकांत में वो उनका मन लगा रहता है। वो हमेशा से प्रतीक्षा करता है किसका? एक राजकुमार का। बहुत दिनों तक ये जो क्रम है चलता रहा। ऐसे होते होते वर्ष बीत गया, ऐसे होते होते शताब्दियां बीत गई, ऐसे होते होते युग बीत गया, लेकिन अभी तक कोई भी राजकुमारी का जो उनके सखियां हैं अभी तक नहीं आई। वो उनका राह देखते रहा। देखते 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 राजकुमारी जो है अपने अंतर मन से ही बात करना शुरू कर दिया। उनका अंतर मन कभी कभी कहता कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम क्या कर रही हो, ये तुम्हारा नहीं है, तुम जो है तुम्हारे लिए राजकुमार अच्छा है। और फिर कोई अंतरात्मा कहता कि नहीं, तुम्हारे लिए जो सखियां है सखियां बेहतर है। इसी असमंजस में उसका जो जीवन है वो चलता रहता। अंततः राजकुमारी जी अपने तीनों महलों पर वारी वारी से घूमने लगती है और वो देखती रहती है कि किस तरह वीरान में वो जीवन जो है व्यतीत कर रही है। अचानक उनके मन में गंभीर चिंतन आने लगता है और वो सोचने लगता है कि मैं ये क्या कर रही हूँ, मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मैं क्या राजकुमार का जो प्रतीक्षा कर रहा हूँ वो मेरे लिए आने वाला है? मेरे पास जो खुशी थी मैं उस खुशी को विदा करके एक ऐसे खुशी की तलाश कर रहा हूँ जो मेरे पास अभी है नहीं। तो जो मेरे पास खुशी था मैं उस खुशी को अपने अंदर समाहित क्यों नहीं कर लिया? ये सोचते सोचते अचानक वो अपने वक्षों को दबाती है और उससे एक हास्य विनोद प्रकाशित होता है और एक तरुण शांति से वो उबर जाती है और अपना आंख बंद कर लेती है। जिसके बाद वो अपना जब आंख खोलती है तो चारों तरफ धुंध छाया रहता है और उसी धुंध में उनकी सखियां जो है लौट के आती है। और जब उनकी सखियां लौट के आती है तब उनका मन ऐसे प्रसन्नित होता है जैसे कोई किसान काले काले बादल को देख के प्रसन्नित होता है। इस प्रकार जब उनका मिलन होता है सखी और राजकुमारी का, तो राजकुमारी कहती है कि अब मुझे किसी भी प्रकार का राजकुमार का प्रयोजन नहीं है। मैं आप लोगों के साथ ही मैं पूरा जीवन बिताऊंगा। और इसी तरह क्या होता है, कहानी का अंत होता है। अंत में राजकुमारी जी और सखियां दोनों मिलके सभी जाके उस राजमहल में जाके खेलने लगती है और हंसी विनोद से पूरा उनका जीवन जो है व्यतीत होता है। इस कहानी से हमें ये देखने को मिलता है कि जो चीज़ हमारे पास रहता है उस चीज़ का हमें हमेशा मोल करना चाहिए और हमें ऐसे चीज़ों की तलाश नहीं करना चाहिए जो हमें प्राप्त नहीं होगा। जैसे राजकन्या जो हमेशा राजकुमार की तलाश कर रहा था, लेकिन राजकुमार उसके सामने आने वाला नहीं था, लेकिन सखियां जो उनके सामने रहती थी फिर भी उसका क्या मोल उसके पास नहीं था। जब सखियां उनको छोड़ के चली जाती है तब उनका असली मोल उन्हें पता चलता है कि मुझे राजकुमार का प्रयोजन नहीं, अब मुझे किसका प्रयोजन है? सखियां का।
तो अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इस कहानी का जो एमसीक्यू है, एमसीक्यू लाऊंगा और कहानी के जो बोल, उस बोल को एमसीक्यू के साथ आपको दिखाऊंगा और साथ ही साथ मैं देखूंगा कि एमसीक्यू और इसका क्या रिलेशन हो रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद दीजिएगा।